हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आपका अपने चैनल AK_एक्सप्लोरर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। साथियों जैसा कि हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की थ्योरी की क्लासेज में कंटिन्यू जो है क्लास कर रहे हैं साथियों, आज उसी की श्रेणी में हम इफ्ला जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है उसकी क्लास लेके आए हैं। एक बेस्ट कंटेंट के साथ हम जो है इफ्ला का जो है कंप्लीट एनालिसिस करेंगे साथियों। आप तो सबसे पहले अगर हम देखें साथियों तो इफ्ला की फुल फॉर्म जो कि मेनली हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। सबसे पहले तो इफ्ला की फुल फॉर्म की बात करें साथियों तो ये इफ्ला की फुल फॉर्म होती है पूरी, इसको हम लिखेंगे द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। ये इसकी एक फुल फॉर्म होती है ना साथियों, जो कि आपको पूरी याद रखनी है क्योंकि डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछी जाती है इफ्ला की फुल फॉर्म। तो ये ऐसे कैसे याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं इसकी स्थापना की तरफ। तो साथियों इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, स्थापना में साथियों 30 सितंबर 1927 को, कब 30 सितंबर 1927, तो ये डेट आपको ध्यान में रखनी है साथियों क्योंकि ऐसे कैसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि इफ्ला की स्थापना कब हुई थी। 30 सितंबर 1927 को जो है एडिनबर्ग में, कहाँ पे, एडिनबर्ग जो कहाँ है, स्कॉटलैंड में। तो एडिनबर्ग में जो है इसका स्थापना हुई थी। तो इफ्ला का जो है डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि कई बच्चे क्या कर देते हैं, इसको हेग कर देते हैं, जबकि हेग में इसका वर्तमान मुख्यालय है, जबकि इसकी स्थापना, इफ्ला की स्थापना हुई थी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, है ना। तो एडिनबर्ग आपको ध्यान में रखना है साथियों इसकी स्थापना के लिए, और 30 सितंबर 1927 याद रखना है। तो 23 सितंबर 1927 को एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में यूके लाइब्रेरी एसोसिएशन की, यानी यूके जो यूनाइटेड किंगडम है उसका जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 5 अक्टूबर 1877 को जिसकी स्थापना हुई थी, उसकी एक वार्षिक बैठक में स्थापित इफ्ला आधिकारिक तौर पर, है ना, इसमें इसकी स्थापना हुई थी। और अगर इफ्ला की बात करें तो इफ्ला में आधिकारिक जो तौर पर 1927 में 15 देशों के 15 सदस्यों के साथ शुरुआत हुई थी। अगर बात करें कि इफ्ला की आधिकारिक रूप से शुरुआत कब हुई थी, तो आधिकारिक रूप से, है ना, इसके ऑफिशियली जो है इन्हें कार्य प्रारंभ कर दिया था 1929 में। और उस समय इसके सदस्य देश थे 15 सदस्य देश थे, 15 देशों के 15 सदस्य थे उस समय, है ना। और वर्तमान में दुनिया भर के लगभग 150 देशों से 1500 से ज़्यादा इसके सदस्य और सहयोगी हैं। तो ये हमारे को ध्यान में रखना है। आगे बात करें साथियों तो वर्तमान में इसके जो है निदेशक के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाता है साथियों कि वर्तमान में इफ्ला का प्रेसिडेंट कौन है और प्रथम इसका जो है प्रेसिडेंट कौन था। तो पहला प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो आइजैक कोलिजन इसका जो है प्रथम प्रेसिडेंट था, ना, जिसको हम अध्यक्ष कहते हैं। तो पहला कौन था, आइजैक कोलिजन। जो आइजैक कोलिजन है साथियों ये स्वीडन के रहने वाले थे, और उस समय जब इफ्ला के अध्यक्ष बने थे उस समय यह नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्वीडन के हेड थे, यानी प्रधान थे, प्रमुख थे, है ना। किसके हेड थे ये, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ जो स्वीडन है उसके प्रधान थे, है ना, उसके जो है ये है क्या थे, मुखिया थे, है ना, आइजैक कोलिजन। और आइजैक कोलिजन कहाँ के रहने वाले हैं, स्वीडन के। तो दोनों चीज़ हमारे को ध्यान में रखना है। अब बात करें वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो साथियों विक्की मैकडोनाल्ड जो है वर्तमान में इफ्ला के क्या है, अध्यक्ष है ना, प्रेसिडेंट है विक्की मैकडोनाल्ड, जो कि कहाँ के हैं, ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। तो ये हमारे को ध्यान में रखना है क्योंकि आपको डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि जो इफ्ला के जो प्रेसिडेंट है वह कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से। अब हम आगे बात करते हैं साथियों इसके हेड क्वार्टर की। तो हेड क्वार्टर इसका मुख्यालय की बात करें तो हेग जो नीदरलैंड में है, वहाँ पे जस्ट अभी मैंने बताया कि इसकी स्थापना हुई थी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, और इसका वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है, तो हेग के अंदर है, जो कहाँ पड़ता है, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। आगे बात करें साथियों तो इसकी स्थापना किस उद्देश्य से जो है इसकी स्थापना हुई थी उसके बारे में बात करते हैं साथियों। तो स्थापना का उद्देश्य था इसकी जो है पुस्तकालय संघों
जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है और जो लाइब्रेरियन है के बीच अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इफ्ला की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जितने भी जो वैश्विक रूप से जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है और जो लाइब्रेरियन है जितने भी, उनके बीच में इंटरनेशनली अपने को क्या है एक दूसरे को संपर्क बनाना है ताकि हम जो है लाइब्रेरी फील्ड के अंदर अच्छे से अच्छा वर्क कर पाएँ। इसके बाद में देखें साथियों, इसके ऊपर विशेष कुछ बिंदु हैं जो इसके बारे में इसकी विशिष्टता को बताते हैं। तो सबसे पहले तो यह एक फेडरेशन एक स्वतंत्र है। ये जो फेडरेशन है इफ्ला, ये एक स्वतंत्र निकाय है ना, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक संगठन है, गैर सरकारी है ना, नॉन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंटल नहीं है साथियों, ये ध्यान रखना हमारे को। ये किस प्रकार का है? नॉन गवर्नमेंटल है और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये भी ध्यान रखना है कि ये किसी भी तरह का प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करता है। ये क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पुस्तकालय और सूचना संघों, पुस्तकालय सूचना सेवाओं, पुस्तकालय अध्यक्षों और उन समुदाय के हितों को आगे बढ़ाता है जिनकी वे दुनिया भर में सेवा करते हैं। तो ये ध्यान रखना साथियों, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है और एक ये पूरी तरह से स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात करें साथियों, तो एक क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो है विश्व पुस्तकालय किसे कहते हैं? विश्व पुस्तकालय, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय है ना, किसको कहेंगे? विश्व का पुस्तकालयों का सबसे बड़ा संघ किसको कहेंगे? तो वो है इफ्ला ही उसमें आंसर होगा साथियों, है ना। तो किसी भी तरह का डाउट नहीं करें, है ना, कन्फ्यूज़न नहीं होना है। डायरेक्ट अगर पूछे कि वैश्विक पुस्तकालय कौन सा है या विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय संघ कौन सा है, तो इफ्ला है उसका आंसर, है ना। अब आगे बात करें साथियों, तो 1961 में 1961 में पेरिस में आयोजित कैटलॉगिंग प्रिंसिपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने इफ्ला के विकास को प्रोत्साहित किया है ना। तो किसने? 1961 में जो पेरिस में कैटलॉगिंग प्रिंसिपल, हम क्या है कैटलॉगिंग वाले पार्ट में इस कैटलॉगिंग प्रिंसिपल को अच्छे से रीड आउट करेंगे। वहीं बात करें 1971 में सचिवालय के, इसका जो सचिवालय हेग में है ना, उसको स्थानांतरित होने के बाद में इफ्ला हरमन लाइबर्स की अध्यक्षता में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी और सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय सदस्यता प्राप्त करने में सक्षम हो गया। तो इंटरनेशनली रूप से इसको मान्यता कब प्राप्त हुई थी? तो 1971 में अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसको जो है मान्यता प्राप्त हुई थी। वहीं बात करें साथियों, तो इफ्ला के सदस्य की दो श्रेणियां होती है, एक तो होती है एसोसिएशन और दूसरा होता है इंस्टीट्यूशन, है ना। दो तरह के जो है इफ्ला के सदस्य होते हैं। वहीं बात करें साथियों, तो इफ्ला के पास एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय है जो है ब्रिटिश रेफरेंस लाइब्रेरी, है ना, यूनिवर्सल ग्रंथ सूची नियंत्रण के लिए है ना, जो किस लिए है? यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल के लिए है ब्रिटिश रेफरेंस लाइब्रेरी, जो इसका एक इंटरनेशनल कार्यालय है। वहीं एक कार्यालय लीडिंग डिवीजन के नाम से उसको जाना जाता है, जो कि इंटरनेशनली लोन के लिए है ना। तो ये दोनों कार्यालय आपको ध्यान में रखना है। वहीं बात करें साथियों, इफ्ला के दो जो है क्षेत्रीय कार्यालय है ना, दो क्या है? क्षेत्रीय ब्यूरो या कार्यालय है। तो उसका नाम है, पहला तो है कुआलालंपुर जो मलेशिया में है और दूसरा है डकार सेनेगल में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसके जो है ब्यूरो या क्षेत्रीय कार्यालय, दो क्षेत्रीय कार्यालय कौन कौन से हैं? तो कौन से हैं? कुआलालंपुर और डकार सेनेगल में, है ना। अब आगे बात करते हैं साथियों, इसके प्रमुख कार्यक्रम जिसमें इफ्ला अपने प्रयासों को केंद्रित करता है वे कौन कौन से हैं? तो इसके प्रमुख कार्यक्रम में साथियों, एक तो यूबीसी, जिसको हम जानते हैं यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल के नाम से, जो 1974 में आया था ना। तो यूबीसी कब आया था? यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल कब आया था? 1974 में आया था ये, और इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल। वही बात करें साथियों यूएपी की, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। तो यूएपी कब आया था साथियों? तो ये 1972 में आया था यूएपी, और इसकी फुल फॉर्म यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन। वहीं हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय मानक ग्रंथ सूची विवरण की, यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन की। तो यह एक इसका जो है प्रयास है, कार्यक्रम है। और चौथा कार्यक्रम कौन सा है? इंटरनेशनल मार्क। तो ये चार इसके जो हैं प्रमुख कार्यक्रम हैं। वहीं बात करें उक्त कार्यक्रमों को यूनेस्को से भी जो है पर्याप्त समर्थन मिला हुआ है ना। जो ये ऊपर वाले चारों कार्यक्रम हैं इफ्ला के, उनको क्या है?
का भी पर्याप्त जो है समर्थन मिला हुआ है। आगे बात करें साथियों, इफ्ला की गतिविधि का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो देखो, तीसरी दुनिया के देशों में पुस्तकालय कार्य का विकास, यानी कि लाइब्रेरी वर्क इन द वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है ना। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो ये आपको एग्जाम में इस तरीके से पूछेगा कि तीसरी दुनिया के देशों में पुस्तकालय कार्य का विकास, यह गतिविधि किस एसोसिएशन की है ना। तो आपको आंसर देना है इफ्ला की, है ना। लाइब्रेरी वर्क इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, है ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात हो रही है तो इफ्ला, है ना, इसका आंसर क्या होगा? इफ्ला। वहीं अगर बात करें कि द थर्ड वेव एक पुस्तक है साथियों, जो किसकी है? तो द थर्ड वेव एल्विन टॉफलर की जो है बुक है ना। आगे बात करें साथियों, इफ्ला के आवधिक प्रकाशन, है ना, पीरियोडिकल पब्लिकेशन, यानी आवधिक का मतलब होता है एक निश्चित अवधि से लगातार जो प्रकाशित होते हैं वह क्या होते हैं? एक आवधिक प्रकाशन होते हैं। अब सबसे पहले बात करें इफ्ला जनरल की, तो इफ्ला जनरल त्रैमासिक रूप से जो है क्वार्टरली जो है प्रकाशित होती है। अब इफ्ला जनरल के बारे में देखेंगे साथियों, तो इफ्ला जनरल पुस्तकालय और सूचना विज्ञान, सूचना की स्वतंत्रता के क्षेत्र में एक अकादमिक जर्नल है। ये किस प्रकार की? एक एकेडमिक जर्नल है जो इफ्ला की ओर से सेक पब्लिकेशन द्वारा त्रैमासिक रूप से प्रकाशित की जाती है। तो इफ्ला जर्नल को प्रकाशित किसके द्वारा किया जाता है? सेक पब्लिकेशन के द्वारा। वहीं इसकी जो है फ्रीक्वेंसी कौन सी है? क्वार्टरली, है ना। आगे बात करें साथियों, अंतर्राष्ट्रीय कैटलॉगिंग, तो अंतर्राष्ट्रीय कैटलॉगिंग भी किसका प्रकाशन है? यह आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल कैटलॉगिंग किसका प्रकाशन है साथियों। तो ये इफ्ला का प्रकाशन है और इसकी भी आवृत्ति जो हम कह सकते हैं फ्रिक्वेंसी कैसी है? त्रैमासिक। वहीं अगर बात करें इफ्ला एनुअल, ये भी इफ्ला का प्रकाशन है। वहीं इफ्ला डायरेक्टरी, है ना, तो ये ध्यान रखना सबसे मैंने में इफ्ला की डायरेक्टरी, तो इफ्ला की डायरेक्टरी जो है एनुअल प्रकाशित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इफ्ला की डायरेक्टरी आपको वार्षिक याद रखना है साथियों। वहीं अगर हम बात करें मोनोग्राफ की श्रृंखला में, तो इफ्ला के पास केजी सोल जो लंदन में है द्वारा प्रकाशित कई उपयोगी प्रकाशन है जो कि एक मोनोग्राफी रूप से प्रकाशित होते हैं। वहीं अगर हम बात करें साथियों, तो इफ्ला ने 1985 में नई दिल्ली में यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन पर इफ्ला की जो है क्षेत्रीय सेमिनार का आयोजन किया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों कि इफ्ला ने जो है यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन पर जो है क्षेत्रीय सेमिनार का आयोजन कहाँ और कब किया है? तो नई दिल्ली में किया है और 1985 में किया है। वहीं आपको एक और तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ILA ने 1985 में, है ना, जो है ILA की सहायता से, है ना, ये भी ध्यान रखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, किसकी सहायता से हुई थी? तो ये ILA की सहायता से हुई थी, है ना, तो ये ध्यान में रखना है। आगे बात करें साथियों, तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इफ्ला जनरल कॉन्फ्रेंस 1992 और 1992 को क्या मनाया जाता है? तो SR रंगनाथन जी का जो है जन्म शताब्दी वर्ष 1992 में मनाई गई थी। में इंडिया लाइब्रेरी एसोसिएशन यानी ILA की मेज़बानी में नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। तो इफ्ला की अगर जनरल कॉन्फ्रेंस की बात करें कि भारत में कब आयोजित हुई थी, तो 1992 में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। किसकी सहायता से? तो वही ILA की सहायता से। अगर हम आगे बात करें साथियों, इफ्ला की जो है 6 स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम संचालित करता है। तो सबसे मेन तो जो क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इफ्ला के द्वारा कितने स्ट्रेटेजिक जो है प्रोग्राम जो है आयोजित किए जाते हैं। तो 6 प्रकार के जो है स्ट्रेटेजिक यानी रणनीतिक जो है प्रोग्राम संचालित किए जाते हैं। वह कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला कमेटी ऑन स्टैंडर्ड यानी मानकों पर समिति, दूसरा कॉपीराइट एंड अदर लीगल मैटर्स यानी CLM जो है सलाहकार समिति के रूप में। वहीं बात करें तो एक है फेफी, है ना। इस फेफी की आपको फुल फॉर्म डेफिनेटली याद रखनी है क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फेफी की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों। तो फेफी की फुल फॉर्म होती है फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, यह जो है आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाएगी कि फेफी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो हम करेंगे फ्रीडम, क्योंकि फ्रीडम यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, लेकिन हमारे को ध्यान में रखना है कि एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन पहले आएगा और एक्सप्रेशन बाद में आएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये ऐसे कैसे फुल फॉर्म पूछी जाती है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि फेफे की फुल फॉर्म क्या होती है।
है ना। तो यहाँ पे कई बार क्या है, जैसे फ्रीडम दे रखा, तो यहाँ क्या कर देता है, कई बार क्या ओनली फ्री दे देता है, तो फ्री नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम होगा दोनों जगह पे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो जगह फ्रीडम नहीं आएगा, है ना, तो वो एक जगह जो है फ्री वाले को सही मान के गलत उत्तर दे देते हैं। तो आपको ध्यान रखना दोनों जगह फ्रीडम ही आएगा, है ना। तो यह एडवाइजरी जो है समिति है, तो इसका हिंदी अर्थ ये सूचना तक पहुंच की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है सलाहकार समिति। अब बात करते हैं ये फिफी क्या है। तो साथियों ये इफ्ला की एक मुख्य गतिविधि सूचना तक निःशुल्क पहुंच, है ना, सूचना तक निःशुल्क पहुंच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है समिति है, जो दुनिया भर में पुस्तकालय समुदाय के भीतर बौद्धिक स्वतंत्रता की स्थिति की निगरानी करती है। इफ्ला नीति विकास और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के साथ सहयोग का समर्थन करती है और सूचना तक निःशुल्क पहुंच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उल्लंघन पर प्रतिक्रिया करता है। आगे बात करें साथियों, तो लाइब्रेरी यानी एक स्ट्रेटेजी हो गई इसकी, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, अब है चौथी स्ट्रेटेजी एलडीपी, है ना, जिसको हम जानते हैं एलडीपी। तो एलडीपी प्रोग्राम एक तो 1984, जब भी आपके एलडीपी पूछे तो एलडीपी का संबंध किससे है, तो इफ्ला से है। एलडीपी प्रोग्राम 1984 में शुरू हुआ था, जिसका हिंदी अर्थ है पुस्तकालय विकास कार्यक्रम, है ना। तो पुस्तकालय विकास कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया जाता है साथियों, इफ्ला के द्वारा। और कब से, 1984 से। तो 1984 में शुरू किया गया और शुरुआत में इसे तीसरी दुनिया में लाइब्रेरियनशिप की उन्नति के रूप में जाना जाता था। इस कार्यक्रम ने विकासशील और संक्रमणकालीन देशों में छोटे अनुदानों और परियोजनाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से क्षमता निर्माण और सूचना तक पहुंच की वकालत का समर्थन किया है। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से 3 मुख्य कार्यक्रमों पर केंद्रित है, लेकिन हम उसको नहीं देखेंगे क्योंकि वहाँ से कोई एग्ज़ाम में पुटअप होने लायक क्वेश्चन नहीं है ना। आगे बात करें साथियों, तो इसका जो है 5वां स्ट्रेटेजिक प्लान है स्ट्रेटेजिक प्रोग्रामिंग ऑन प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, जिसको हम पीएससी के नाम से भी जानते हैं, जो है संरक्षण और संरक्षण पर रणनीतिक कार्यक्रम। और छठा है इसका यूनिमारक स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम, जिसको यूनिमारक रणनीतिक कार्यक्रम भी कहते हैं। तो ये इसके 6 स्ट्रेटेजिक प्लान है साथियों। अब हम बात करें, इसका एक प्लान और है मजबूत पुस्तकालय संघ कार्यक्रम का निर्माण, जिसको हम जानते हैं बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये इतना सा आपको एग्ज़ाम में देता है कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन BSLA, है ना, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है BSLA। क्या आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि BSLA प्रोग्राम किसका है, किसके द्वारा संचालित है, तो आपको आंसर देना है इफ्ला, है ना, BSLA, जिसकी फुल फॉर्म है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो यह प्रोग्राम किसका है साथियों, यह इफ्ला का प्रोग्राम है। आगे हम बात करेंगे साथियों IAP यानी इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम। तो IAP किसका है, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा में सूचना और पुस्तकालय तक पहुंच की भूमिका की वकालत पर ध्यान केंद्रित करता है। और इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम किसका है, तो इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम भी किसका है, इफ्ला का, है ना, ये ध्यान रखना। और किससे संबंधित है, जो है सतत विकास से संबंधित है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट UN का जो 2030 एजेंडा है उसका ये एक हिस्सा है इंटरनेशनल एडवोकेसी प्रोग्राम, जो कि इफ्ला के द्वारा संचालित है। आगे बात करें साथियों, तो अंतर्राष्ट्रीय नेता कार्यक्रम, है ना, तो इसके संरक्षण और संरक्षण पर रणनीतिक कार्यक्रम, जिसको हम PSC के नाम से जानते हैं, अभी हमने देखा था, जिसकी स्थापना 1984 में हुई थी। ये दुनिया भर के पुस्तकालय केंद्रित है, ये हमने देख लिया था पहले। तो आगे बात करें साथियों, इसके मैनिफेस्टो, जिसको हम कहते हैं घोषणा पत्र, है ना, मैनिफेस्टो। इफ्ला के बहुत सारे मैनिफेस्टो आए हैं। तो सबसे पहले जो है इसके बारे में देख लेते हैं। इफ्ला ने कई घोषणा पत्रों को समर्थन और सहयोग किया है, जो पुस्तकालय संबंधित मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करते हैं। इन घोषणा पत्रों में निम्न जो है मैनिफेस्टो शामिल है। तो सबसे पहले मैनिफेस्टो क्या होता है साथियों, तो मैनिफेस्टो होता है एक घोषणा पत्र, वैसे हिंदी में कहें मैनिफेस्टो को घोषणा पत्र। अब क्या होता है ये घोषणा पत्र, तो साथियों कोई भी संस्था जो है आगामी पीढ़ी के लिए अपने आने वाले समय में एक मैनिफेस्टो जारी करती है, जिसमें जो है कंप्लीट जिस विषय पे जो है मैनिफेस्टो जारी किया जाता है उसके संबंध में कंप्लीट जो है एक तरह से हम कह सकते हैं कि मैनुअल होता है भाई,
क्या होता है, मैनुअल। यानी उसमें हर चीज़ का होता है कि अगर आप ये जो है जैसे सपोज करो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है, तो किसी पब्लिक लाइब्रेरी की जो है स्थापना के लिए हम किस तरीके से उसकी क्या क्या कार्य करेंगे, पहले योजना क्या बनाएंगे, उसका उद्देश्य क्या होगा, हम उसके कार्य को किस तरह से, उसका संगठन कैसा होगा और वह अपनी सेवाएं कैसे देगा, मतलब कंप्लीट जो भी स्ट्रेटेजी बनानी है वो उसकी मैनिफेस्टो में जो है दी जाती है एज ए ड्राफ्ट। ये मान के चलो कि ये एक किसी भी काम को करने के लिए एक ड्राफ्ट होता है मैनिफेस्टो, तो वही एक घोषणा पत्र होता है। तो इफ्ला ने जो है अपना पहला मैनिफेस्टो जो है 1949 में किसके लिए लेके आए थे, तो ये पब्लिक लाइब्रेरी के लिए लेकर आए थे साथियों, है ना। तो पहला जो है मैनिफेस्टो कब आया था, तो यह आया था इफ्ला पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो के नाम से 1949 में। अब आप समझ चुके होंगे कि मैनिफेस्टो क्या होता है, घोषणा पत्र क्या होता है। अब हम आगे इसी तरह से जो है कंटिन्यू ये याद रखना कि पहला मैनिफेस्टो आया था 1949 में, है ना, जो किस पे आया था, पब्लिक लाइब्रेरी पे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो है यूनेस्को की सहायता से। अब ये ध्यान रखना कि पहला तो जो है खुद इफ्ला ने 1949 में तो अकेले इफ्ला ने घोषित किया था, लेकिन जो दूसरा मैनिफेस्टो था वो यूनेस्को की सहायता से आया था। इसीलिए हम क्या करेंगे, इफ्ला यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1994। इससे पहले एक और जो है ये 1949 वाला था, इसको संशोधित किया गया था 1972 में। तो रिवाइज जो मैनिफेस्टो आया था पब्लिक लाइब्रेरी का वो आया था 1972 में, और 1972 में एक इंटरनेशनल जो है बुक ईयर भी मनाया जाता है, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। आगे बात करें साथियों, तो जो है यूनेस्को इफ्ला यूनेस्को स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो की जहाँ बात होती है तो 1999 में। तो आपको सिर्फ यहाँ ध्यान रखना है कि स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 99 में, जो है पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो सबसे पहले 1949 में, इसको संशोधित किया गया 1972 में, किसकी सहायता से, यूनेस्को की सहायता से। उसके उपरांत जो है 1994 में और 1999 में आया था स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो। आगे इसी तरीके से अलेक्जेंड्रिया मैनिफेस्टो ऑन लाइब्रेरीज द इंफॉर्मेशन सोसाइटी इन एक्शन 2005 में, इफ्ला मैनिफेस्टो ऑन ट्रांसपेरेंसी गुड गवर्नेंस एंड फ्रीडम फ्रॉम करप्शन 2008 के अंदर, इफ्ला यूनेस्को मल्टीकल्चरल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 2009 में, इफ्ला लाइब्रेरी स्टैटिक्स मैनिफेस्टो जो है 2010 में, इफ्ला यूनेस्को मैनिफेस्टो फॉर डिजिटल लाइब्रेरी आया था 2010 में। तो ये वर्तमान दृष्टि से सबसे प्रमुख है, डिजिटल लाइब्रेरी का मैनिफेस्टो वर्तमान दृष्टि से सबसे प्रमुख है। तो साथियों ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। आगे हम बात करें इफ्ला मैनिफेस्टो फॉर लाइब्रेरी सर्विंग पर्सन विथ ए प्रिंट डिसेबिलिटी, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है 2012 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं बात करें इंटरनेट मैनिफेस्टो, तो ये भी वर्तमान दृष्टि से सबसे प्रमुख है, इंटरनेट मैनिफेस्टो आया था 2014 में। आगे बात करें साथियों ए लाइब्रेरी मैनिफेस्टो फॉर यूरोप 2019 में, ये इतना खास नहीं है। इफ्ला स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो जो है, अब जो इफ्ला स्कूल लाइब्रेरी मैनिफेस्टो था 1999 में को, उसको संशोधित किया गया 2021 में, ये भी क्या है ध्यान में रखना है। आगे बात करें साथियों मैनिफेस्टो फॉर लाइब्रेरी सर्विंग पर्सन विथ ए डिसेबिलिटी, जो LDP जो हमने पहले देखा था 2012 वाला, तो उसी के बारे में थोड़ा सा विवरण दिया है। अप्रैल 2012 में इफ्ला के गवर्निंग बोर्ड द्वारा समर्थित प्रिंट विकलांगता वाले व्यक्तियों की सेवा करने वाले पुस्तकालयों के लिए घोषणा पत्र के पहले मसौदे का उद्देश्य मरकस VIP संधि का समर्थन करना था। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो LDP घोषणा पत्र 2012 में आया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, है ना, तो ये था मरकस VIP जो ट्रीटी हुई थी उसका समर्थन करना, है ना, इस जो है ड्राफ्ट का उद्देश्य था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरी तरीके से भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मरकस VIP जो ट्रीटी हुई थी उसका उद्देश्य किस मैनिफेस्टो से, उसका संबंध किस मैनिफेस्टो से है, तो वह है LDP से, है ना, ये ध्यान में रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2012 में ये है आया था। अब आगे बात करते हैं साथियों, तो जे जॉर्डन इफ्ला OCLC अर्ली कैरियर डेवलपमेंट फेलोशिप प्रोग्राम, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है साथियों। अब इसके बारे में देखेंगे, ये प्रोग्राम जो इफ्ला और यूनेस्को का जॉइंट प्रोग्राम है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। तो इफ्ला और OCLC द्वारा प्रायोजित जे जॉर्डन इफ्ला OCLC अर्ली कैरियर डेवलपमेंट फेलोशिप प्रोग्राम विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। ये किसके लिए है, विकासशील जो देश है उनके लिए, है ना। और ये इसका उद्देश्य क्या है, तो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पेशेवरों के लिए प्राथमिक कैरियर के विकास और सतत शिक्षा प्रदान करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो ये ध्यान रखना, जे जॉर्डन के नाम से इफ्ला और OCLC के द्वारा अर्ली कैरियर डेवलपमेंट फेलोशिप प्रोग्राम, तो जे जॉर्डन के नाम से, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा।
आगे बात करें इफ्ला विज़न और मिशन। तो इफ्ला का विज़न और मिशन क्या है साथियों? तो एक मजबूत और एकजुट वैश्विक पुस्तकालय क्षेत्र साक्षर, सूचित और सहभागी समाजों को जो है शक्ति प्रदान करता है। इफ्ला जो है दृष्टिकोण उस दुनिया को परिभाषित करता है जिसे हम भविष्य में बनाने के लिए काम करते हैं। ये हमारी गतिविधियों में एक संदर्भ बिंदु प्रदान करता है। इफ्ला और संपूर्ण पुस्तकालय क्षेत्र दोनों के लिए जो हम करते हैं उसके लिए दिशा और प्रेरणा जो है प्रदान करता है। आगे बात करें वैश्विक पुस्तकालय क्षेत्र को प्रेरित करना, संलग्न करना और सक्षम बनाना और जोड़ना क्या है? इफ्ला का विजन और मिशन है। आगे बात करें साथियों तो इफ्ला के जो 2 फाउंडेशन है जो इफ्ला को सपोर्ट करते हैं, इफ्ला का समर्थन करते हैं, वह क्या है? तो एक तो पहले तो क्या है, जिन्हें उनके डच नाम स्टिचिंग के नाम से इनको जाना जाता है। एस का मतलब स्टिचिंग है। तो पहला है स्टिचिंग इफ्ला फाउंडेशन जो 2007 में स्थापित हुआ था। दूसरा है स्टिचिंग इफ्ला ग्लोबल लाइब्रेरी जो SIGL के नाम से है, 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये ध्यान रखना है, इफ्ला को 2 फाउंडेशन जो है सपोर्ट करते हैं। पहला है SIF 2007, दूसरा है SIGL 2016। आगे हम बात करेंगे साथियों तो एडवोकेटिंग फॉर लाइब्रेरीज, यानी इसका जो है प्रोग्राम है एक एडवोकेटिंग फॉर लाइब्रेरी। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोग्राम आते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसके बारे में देखेंगे ये क्या है। तो वकालत है ना, जो पुस्तकालय और व्यापक पेशे के काम को जो है महत्वपूर्ण हिस्सा है। सब स्तरों पर हमें निर्णय लेने वालों के बीच कानून और फंडिंग दोनों के माध्यम से कार्य करने के लिए समझ, समर्थन, प्रेरणा जो है पैदा करने की आवश्यकता है ताकि हमारा क्षेत्र बदलती दुनिया में अपने मिशन को पूरा करना जारी रख सके। अब क्या है साथियों, सबसे पहले है सस्टेनेबल पावरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास को जो है शक्ति देना। तो सबसे पहले कॉपीराइट एंड एक्सेस टू नॉलेज, दूसरा है एन इंक्लूसिव राइट बेस्ड इंफॉर्मेशन सोसाइटी, तीसरा ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट फॉर लाइब्रेरीज, चौथा है प्रमोटिंग एंड सेफ गार्डिंग कल्चर हेरिटेज। तो ये किसके पार्ट है? पावरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पार्ट है। इसी तरीके से इंस्पायरिंग एंड इन्हेंसिंग प्रोफेशनल प्रैक्टिस है ना, तो ये भी इसका एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत आते हैं लाइब्रेरी मैप ऑफ द वर्ल्ड। ये ऐसे कैसे प्रोग्राम आपको ध्यान में रखना है साथियों। ये क्या है, डायरेक्ट आपको ये पूछेगा कि लाइब्रेरी मैप ऑफ द वर्ल्ड किसका प्रोग्राम है, तो ये इफ्ला का प्रोग्राम है। वहीं अगर बात करें ग्लोबल विजन एंड आइडिया स्टोर किसका है, तो इफ्ला का है। वहीं बात करें डेवलपमेंट एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट किसका है, इफ्ला का है। इसको आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि DA2I किसका प्रोजेक्ट है साथियों, किसका कार्यक्रम है DA2I। तो DA2I है ये इफ्ला का है। D फॉर डेवलपमेंट, A फॉर एक्सेस, 2 फॉर 2 और I फॉर इंफॉर्मेशन, और रिपोर्ट इसमें जोड़ दिया गया है। तो ये DA2I प्रोग्राम है किसका है, इफ्ला का। वहीं जो है बात करें अनेबलिंग एंड कनेक्टिंग लाइब्रेरीज है जिसके अंतर्गत है प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, कनेक्ट एट इफ्ला कांग्रेस, इंगेज विथ ए प्रोफेशनल यूनिट, इंगेजिंग इन एडवोकेसी। तो ये सारे प्रोग्राम इफ्ला के हैं, सारे के सारे हमारे को ध्यान में रखना है, कोई सा भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें इफ्ला सीरीज ऑन बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल, तो इफ्ला की एक सीरीज़ है जो किसके लिए है, बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल के लिए, जिसको हम जानते हैं UBCIM सीरीज़ के नाम से। तो श्रृंखला को पहले UBCIM सीरीज़ यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क के नाम से जाना जाता था। वॉल्यूम प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है। इसका जो वॉल्यूम है वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक और जो है प्रिंट दोनों रूपों में अवेलेबल है। तो इसको पहले UBCIM के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में इफ्ला सीरीज ऑन बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल के नाम से इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं इफ्ला जनरल की। इफ्ला जनरल के बारे में हमने थोड़ा सा पहले देखा था, अब थोड़ा सा इसका विस्तृत है। इफ्ला जनरल एक अंतर्राष्ट्रीय जनरल है। ये किस लेवल का है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल का, जो पुस्तकालय सूचना सेवाओं के और पुस्तकालय के माध्यम से सूचना तक पहुंच को प्रभावित करने वाले सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर सहकर्मी समीक्षित लेख प्रकाशित करना है। तो ये किस प्रकार का सहकर्मी समीक्षित लेख, यानी पीर रिव्यू जनरल है ना, पीर रिव्यू आर्टिकल, जर्नल शोध, केस अध्ययन, निबंध प्रकाशित करता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसे के व्यापक स्पेक्ट्रम को दर्शाता है। इफ्ला जनरल के प्रत्येक अंक को इफ्ला की वेबसाइट पर प्रकाशन पर ओपन एक्सेस जो है उपलब्ध करवाया जाता है। तो इफ्ला के जर्नल जो है ओपन एक्सेस यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है। वहीं बात करें लेखकों को अपनी पांडुलिपियों को स्वीकृत संस्करण अपने व्यक्तिगत या संस्थागत भंडार में उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
वहीं बात करें इफ्ला की एक एडिटोरियल कमेटी है यानी संपादकीय समिति। तो इफ्ला की जो संपादकीय समिति है वह क्या है, अब हम देखेंगे। इफ्ला जनरल एडिटोरियल कमेटी पेशेवर समिति द्वारा नियुक्त और रिपोर्ट करने वाली एक समिति है जिसकी जिम्मेदारी संपादक और पेशेवर समिति के परामर्श हैं। इफ्ला जनरल की संपादकीय दिशा को प्रबंधन करने और जर्नल की गुणवत्ता की निगरानी करने की है। अब है इफ्ला पब्लिकेशन सीरीज़। तो इफ्ला पब्लिकेशन सीरीज़ की हम बात करेंगे साथियों। तो जो इफ्ला पब्लिकेशन सीरीज़ है द इफ्ला डे ग्रेटर पब्लिकेशन सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। प्रकाशन श्रृंखला ऐसे कई माध्यमों से संबंधित है जिनके माध्यम से दुनिया भर में पुस्तकालय, सूचना केंद्र और सूचना पेशेवर अपने लक्ष्य बना सकते हैं, एक समूह के रूप में अपना प्रभाव डाल सकते हैं, अपने हितों की रक्षा करते हैं और वैश्विक समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। वॉल्यूम प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अवेलेबल है। अलग अलग संस्करणों के लिए ऑर्डर प्रकाशक को दिए जा सकते हैं। पब्लिशर है इसका डे ग्राइटर शोर, है ना। आगे बात करें साथियों, इफ्ला के द्वारा जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, तो ये प्रत्येक वर्ष में जो है कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है इफ्ला की। और जो है अब हम बात करेंगे इफ्ला की कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं इफ्ला कांग्रेस क्या है। तो ये क्या है, विश्व पुस्तकालय और सूचना कांग्रेस है, द वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों 2018 में, है ना। अगर इसकी बात करें सबसे पहले 2018 की, क्योंकि इससे पहले की 2017-16 के हमारे को जो है एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा क्योंकि काफ़ी पुरानी हो चुकी है। तो सबसे पहले मैंने क्या कुछ मुख्य लेके आया हूँ, जिनमें से सबसे पहले कुआलालंपुर में 2018 में जो इसकी थीम थी ट्रांसफॉर्म लाइब्रेरीज एंड ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। तो सबसे मेन ध्यान रखना 2018 कुआलालंपुर, दूसरा 2019 एथेंस, है ना, और 2021 वर्चुअल, वहीं 2022 तो डबलिन। तो ये आपको जो है यहाँ क्या क्या ध्यान रखना है, ये आवश्यकता नहीं है, इसकी भी आवश्यकता नहीं, इसकी भी आवश्यकता है, यहाँ सिर्फ आपको ये तीनों ध्यान रखना है। इसके बाद में 2022 और 23, तो इनका क्या है आपको थीम भी याद रखनी है। तो 2023 की रोटरडम में हुई थी जिसकी थीम थी लेट्स वर्क टुगेदर लेट्स लाइब्रेरी, और जो 2022 की है डबलिन में उसकी है इंस्पायर इंगेज इनेबल एंड कनेक्टिंग, जिसको हम जाने जाते हैं IEEC के नाम से, है ना। तो ये ध्यान रखना है, इनको जो है 2022 और 23 वाली की हमारे को क्या है थीम, और अभी जो चॉइस में आयोजित होगी उसकी भी हमारे को थीम को ध्यान में रखना है। आगे बात करें साथियों इफ्ला इंटरनेट मैनिफेस्टो की। तो इफ्ला का एक इंटरनेट मैनिफेस्टो जो 2024 में इसको अपडेट किया गया है 2 अगस्त 2024 को। तो इफ्ला पुस्तकालय की वैश्विक आवाज़ जो पैसे के हितों के प्रतिनिधित्व करती है और दुनिया भर में पुस्तकालय सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। हम एक मजबूत सदस्यता, एक जीवन पेशेवर समुदाय और भागीदारों के साथ घनिष्ठ सहयोग से लाभान्वित होते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये पहुँच सके। और साथियों फिर मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ में, यानी यूनिट फर्स्ट। अगर हम देखें RPSC के हिसाब से, राजस्थान की जो लाइब्रेरियन की भर्ती है उसके हिसाब से, तो यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होने में सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक बचा है जो है भारत में पुस्तकालय शिक्षा पर, है ना। उसके अलावा सारे टॉपिक यूनिट फर्स्ट के आपको फ्री में बेस्ट कंटेंट के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो चुके हैं। इसके अलावा जो यूनिट फर्स्ट की टेस्ट सीरीज़ है वह भी हम जल्दी ही आपके लिए जो है चालू करेंगे, ताकि इसमें जो भी कंटेंट रह गया या जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पुट अप हो सकता है उसके हिसाब से हम जो है आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लेकर आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।